बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में नहायत ही अहम वीडियो पेश की जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। इस वक्त इंटरनेट पे और यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों को वो पढ़ना नहीं आ रहा, वो बार बार उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। इनमें स्कूलों के असातिज़ा भी हैं, इनमें मदरसा के जो कारी हैं वो भी हैं और वो बच्चे को पूरा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चे के लिए पढ़ना मुश्किल हो रहा है और वो उनको मार मार के वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं और बच्चे को कहते हैं कि तुम कुन ज़हन हो और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं है, और इस तरह से जो है वो बच्चों पे तशद्दुद का सिलसिला जारी रहता है और बच्चे बेचारे जो हैं वो ये मार भी खाते रहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते। तो ये बल्कि मुझे अपने ज़माने तालिब इल्मी में भी ऐसे कई वाक़यात याद हैं हमारे स्कूल में और हमारी इवन हमारी जमात में भी कुछ ऐसे तालिब इल्म थे कि जो असातिज़ा के मार पीट का निशाना बनते थे और उनके लिए वो पढ़ना मुश्किल होता था। तो ये सारी जो सूरत हाल है वो क्यों होती है? अभी हाल ही में गुज़श्ता हफ़्ते यूरोप में और दुनिया में जो जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत पेश आती है उनका हफ़्ता मनाया गया। तो ये दरअसल मसला होता है डिसलेक्सिया, जिसको स्पेसिफ़िक लर्निंग डिसेबिलिटी कह सकते हैं, कि जिसमें जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ना लिखना जो है वो उनके लिए मुश्किल होता है। उनको जो अल्फाज हैं, जो हरूफ तहज्जी हैं, अल्फ़ाबेट हैं, या तो वो धुंधले नज़र आते हैं या वो इधर उधर नज़र आते हैं और इसलिए उनके लिए उस चीज़ को पढ़ना उनको लिए और भी दुश्वार होता है। और इसी तरह जब वो लिखते हैं तो लिखने भी वो हिज्जों की और स्पेलिंग की गलती करते हैं, चूँकि उनके लिए जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनको भी वो चीज़ें दुरुस्त तरह से नज़र नहीं आती। तो ये बुनियादी तौर पर उनके जो दिमाग में जो न्यूरॉन हैं ये उनकी वजह से होता है, ये उसमें उनका कसूर नहीं है। उसमें जो है वो उनकी जो दिमाग की जो फंक्शन है उसकी वजह से उनको इन चीज़ों के लिए पढ़ना उनको मुश्किल नज़र आ रहा होता है। और ये बुनियादी तौर पर एक मुर्सी कह लें मर्ज़ है जो कि वालिदैन से बच्चों की तरफ मुंतकिल होता है और बच्चों की जीन्स में वो चीज़ होती है। और बुनियादी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं अपनी आँखों से, तो देखने के बाद हमारा जो दिमाग होता है वो उसको ट्रांसलेट करता है, उसको हमें समझाता है, फिर हम उसको समझ के बोलते हैं या लिखते हैं। तो उन लोगों में ये होता है कि जब वो आँखों से देखते हैं तो देखने का अमल जो चूँकि वो ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उनके न्यूरॉन्स में ये मसला होता है और ये उनकी जीन्स की वजह से होता है, तो वो उसको ना दुरुस्त तरह से वो देख पाते हैं और ना उसको लिख सकते हैं। लिखने में वो गलतियां कर लेंगे, वो 24 की बजाय 42 लिख देंगे, या 21 को वो 12 लिख देंगे, या 6 और 8 में उनके लिए तमीज़ करना मुश्किल है, बी और पी में तमीज़ करना मुश्किल है। उनको वो कभी वो धुंधले से नज़र आएंगे, गैर वाज़ेह नज़र आएंगे और ये सारी सूरत हाल जो है वो उनके लिए जो है वो एक मुश्किल बन जाती है। ये जो अमूमी तौर पे लड़कों में ये चीज़ लड़कियों की निस्बत ज़्यादा है और दुनिया में तकरीबन 10% के करीब जो आबादी है वो इस डिसलेक्सिया या पढ़ने लिखने में दुश्वारी का ये जो मसला है इसमें वो मुब्तला है। और इसके लिए सबसे बुनियादी तौर पे यही है कि अगर जितनी जल्दी इस चीज़ का पता चल जाए उतनी जल्दी जो है वो तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं जिनसे उनकी मदद की जा सकती है। तो बुनियादी तौर पे 3 से 7 साल की जो उम्र है, इस उम्र में इस चीज़ का जो है वो पता चल जाता है और इसके लिए जो वालिदैन और असातिज़ा इन दोनों का जो है वो ताउन बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि दुनिया की बड़ी अजीम शख्सियात जो हैं वो इसमें जो है वो मुब्तला रही हैं और अभी भी जो स्वीडिश शाही ख़ानदान है वो उसके कई अफराद जो हैं वो इस मसला से दो चार हैं, लेकिन उन्होंने इसका हल भी तलाश किया है। तो इसमें एक समझने की बात यह है कि चूँकि ये जीन्स की वजह से है और ये दिमाग जो है वो जीन्स के कंट्रोल की वजह से ये सारा करता है, तो इसका कोई दवाई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है कि मेडिसिन लेने से या बात कहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से कोई भी मेडिसिन कोई इसके लिए नहीं बनी, तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसको जो है वो मैनेजमेंट से
समझने के बाद इसको जो है वो इसके लिए तरीके वो इख्तियार किए जा सकते हैं जिनसे जो है वो इस मुश्किल पे काबू पाया जा सकता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी ये, चूँकि ये विरासती है तो विरासती जो बीमारियां हैं या जो विरासत से हमें चीज़ें मुंतकिल होती हैं उसमें ना वालिदैन का कोई इख्तियार होता है ना बच्चों का होता है। तो मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला जो बेहतर जानता है, उसने इस इंसान को तख्लीक किया है। ये जीन्स के निज़ाम को ना कोई भी कंट्रोल नहीं करता। कोई इंसान जो है वो ऐसी मेडिसन अभी नहीं बन सकी कि जो इन चीज़ों को दुरुस्त कर सके। तो इसलिए इनको इसी तरह से ही तस्लीम करना चाहिए। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसका पता चलाया जा सके, और जब ये पता चल जाए तो उन जो बच्चे हैं उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उनको कुंज़ेन कहना, उनको गबी कहना या उनको सुस्त कहना या उनको कहना कि इनका दिमाग ख़राब है या ये पढ़ ही नहीं सकते, इस या उनको कोई और इस किस्म के जो कह लें उन्हें परेशान करने वाले अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। और ना उनसे कभी ये कहना चाहिए कि ये ऊंचा पढ़ के हमें सुनाओ, या स्कूल में भी नहीं कहना चाहिए कि रीडिंग वो करें, या उनके लिए लिखने की अगर कोई चीज़ दी गई है तो उनको आपको लिखने की मशक ना करवाएं। उनकी इस प्रॉब्लम को समझ के उनकी हेल्प करनी चाहिए। लिखने की बजाय जो टाइपिंग है कीबोर्ड, उसको वो बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर का, तो कीबोर्ड की मदद से वो कर सकते हैं। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनके साथ असातिज़ा और वालिदैन दोनों की तवज्जो बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये इसको दोनों जॉइंटली इसको नहीं करेंगे बच्चे की मुश्किल दूर नहीं होती। स्वीडन में जिन बच्चों को ये मसला दरपेश होता है स्कूलों में या कॉलेजेस में, तो उनको इम्तहान के लिए अजाफी वक्त दिया जाता है। अगर बाकी बच्चों को 3 घंटे दिए जाते हैं तो उनको 1-1.5 घंटा ज़्यादा दिया जाता है। इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एडमिशन टेस्ट होता है, होक स्कूल अप्रूवल, जो कॉलेज के बाद जिम्नाजियम के बाद बच्चे देते हैं, तो उस इम्तहान में भी उन तलबा को जिनको ये मसला हो डिसलेक्सिया का, उनको ज़्यादा वक्त मिलता है ताकि वो दूसरे बच्चों की निस्बत, उनको ज़ाहिर प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा वक्त उनके लिए दरकार है। यही चीज़ें जो है हमारे बाकी ममालिक में भी, पाकिस्तान में भी जो तालीमी इदारे हैं उनको इस चीज़ को समझ के इसको साथ लेके चलना चाहिए। और ये जैसे मैंने कहा कि जितनी जल्दी इसका इल्म हो जाए उतनी जल्दी इसको बेहतर किया जा सकता है। अब स्वीडन का जो शाही ख़ानदान है, इसमें जो बादशाह हैं कार्ल गुस्ताफ, उनको भी ये डिसलेक्सिया है। उनकी जो बेटी जो उनके बाद स्वीडन की बनेगी मलका विक्टोरिया, उनको भी ये मसला है, और उनके जो भाई कार्ल फिलिप है उनको भी है। तो शाही ख़ानदान के 3 जो लोग हैं उनको ये मसला दरपेश है। और ये वो अभी हाल ही में जो यहाँ की वली अहद है प्रिंसेस विक्टोरिया, उन्होंने अपने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बताया कि बचपन में से मेरी जो वालदा है, जो इस वक्त स्वीडन की मलका है सिल्विया, इन्होंने देख लिया था कि इन बच्चों को ये मसला है। तो कहते हैं कि हमारी वालदा ने मेरी और मेरे भाई की शुरू में बहुत मदद की, और स्कूल जाने से पहले जब वो नर्सरी में जाती थी तो कहते कि हमें वो मदद करके उन्होंने हमें जो है वो हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी उस तरह से तरबियत की, और इस तरह से हमने अपनी इस मुश्किल पे काफ़ी हद तक काबू पाया। तो दुनिया की बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात जो हैं वो इसमें मुब्तला रही हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके किसी चाहने वाले में या आपकी फैमिली में किसी बच्चे को इस पढ़ने लिखने में दुश्वारी का मसला दरपेश है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको मर्ज़ ना समझें, ना ही इसमें आपको दिल बर्दाश्ता हों, बल्कि आप उसकी मदद करें। और आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको कहते हैं कि इस गुज़श्ता सदी का बल्कि इंसानी तारीख़ का एक अजीम ज़हीन तरीन इंसान है, उनको ये था डिसलेक्सिया। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जब स्कूल जाते थे तो स्कूल वालों ने इनको स्कूल से निकाल दिया और इनकी वालदा को एक लेटर दिया कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो जब उसने अपनी माँ से पूछा कि इस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है, तो माँ ने कहा कि ये स्कूल जो है वो तुम्हारे इस काबिल नहीं है, तुम्हें वो रिसोर्सेज नहीं दे सकता जो तुम जैसे ज़हीन बच्चे को चाहिए। तो उनकी वालिदा ने उनकी जो है वो तालीम व तरबियत की, और आगे जाके वो दुनिया के अजीम इंसान बने। और दुनिया में सबसे ज़्यादा इजादात करने वाले जो मौजूद हैं एडिसन, वो भी इसमें मुब्तला रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल इसमें मुब्तला रहे हैं, और अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली, उनका भी जो है वो ये मसला था। और स्वीडन का जो
عالمی شہرت یافتہ جو فرنیچر کمپنی ہے آئیکیا، جس کو سویڈش میں کیا کہتے ہیں، اس کے جو بانی تھے انگبرٹ، ان کو بھی یہ مسئلہ تھا، اور موجودہ جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بھی ڈسلیکسیا کا شکار ہیں۔ لیکن ان تمام لوگوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ زندگی کی دوڑ میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اور ایسے بچے جو ہیں ان کی ذہانت کا مسئلہ نہیں ہوتا، ذہانت ان کی بالکل درست ہوتی ہے۔ اگر آپ ان سے زبانی سوال جواب کریں تو وہ بالکل آپ کو صحیح درست جواب دیں گے، صرف ان کو لکھنے میں، ان کو پڑھنے میں، اور بعض اوقات کیلکولیشنز میں، اس کو ڈسکیلکولیا بھی کہتے ہیں، کیلکولیشنز میں لکھنے میں بھی ان کو پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس کی تقریباً 6 مختلف اقسام ہیں۔ لیکن اگر کسی بچے میں اس طرح کی علامات شروع میں نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کا جو ہے نا وہ آئی ٹیسٹ اور ہیئرنگ ٹیسٹ، یعنی جو نظر کا ٹیسٹ اور اس کی جو سننے کا ٹیسٹ، یہ کروانا چاہیے کہ کہیں یہ اس سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اگر وہ درست ہیں تو پھر وہ جو ماہر جو ہے وہ اس چیز کا وہ ڈائگنوز کر کے بتا سکتا ہے کہ بچے کو یہ ڈسلیکسیا ہے اور اس کی کس طرح سے ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ بہت سے بچے جو موجود ہیں ان کو شاید یہ ڈسلیکسیا ہو۔ بہت سے بچے جو اسکول نہیں پڑھتے، ضروری نہیں کہ ہر بچے کو یہ ہو، لیکن کچھ بچوں کو ہو سکتا ہے۔ اس میں جو سلو لرننگ والے بچے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، یا اگر بچوں کو کوئی اور کسی قسم کی جو اگر ان کو مشکل یا پیچیدگی درپیش ہے تو وہ شاید ان کو مختلف ہو، یا ایون جو آٹزم ہے، آٹزم کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ آٹزم ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ چیز ہے، یہ ڈفرینٹ ہے۔ لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا سد باب ممکن ہے، اس کے لیے وہ ذرائع موجود ہیں کہ ان بچوں کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین اور اساتذہ مل کے جو ہے وہ ایسے بچوں کی ان کو مدد کرنی چاہیے، اور ان بچوں کو وہ پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ آسانیاں دے، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کا موقع دے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ خدا حافظ۔